हमारे देश के सामने दो चुनौतियां एकदम मुंह बाय खड़ी हैं और दोनों चुनौतियों के समाधान का रास्ता एक ही है। पहली चुनौती है देश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा कोरोना वायरस से करना और दूसरा इससे उभरी परिस्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था के चक्कों का एकदम जाम हो जाना, बल्कि रिवर्स में चले जाना। इन दोनों समस्याओं के समाधान का पहला कदम एक ही है, देश के लोगों को वैक्सीनेट करना और तीव्र गति से वैक्सीनेट करना। इसलिए हमारी सरकार का प्रारंभिक प्रयास ये होना चाहिए कि देश के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए ताकि एक स्तर की इम्यूनिटी इस वायरस के प्रति लोगों में हासिल की जा सके और साथ ही अर्थव्यवस्था के चक्कों को भी घुमाया जा सके, जिससे जो हमारे देश में व्यक्ति और अर्थव्यवस्था दोनों आईसीयू में पड़े हैं उनको इस आईसीयू से बाहर निकाला जा सके। लेकिन साथियों से दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो चीज हमारे देश में महामारी और गिरती अर्थव्यवस्था से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार होना चाहिए था, वो इसकी एक कमजोर कड़ी बना हुआ है। और ये कमजोर कड़ी कैसे बना है? 1 मई से पहले केंद्र सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 150 रुपए पर डोज के हिसाब से खरीदा गया और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45+ एज ग्रुप के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया। 19 अप्रैल को घोषित नई नीति में केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन कर दिए, जो 1 मई से लागू हुए और साथ ही प्राइवेट कंपनी जैसे सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के लिए वैक्सीन की कीमत निर्धारित करने के लिए उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर दी। 1 मई से वैक्सीनेशन को 18 से 44 एज ग्रुप के लिए खोल दिया गया और साथ ही नई नीति के तहत 50% निर्मित वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से केंद्र सरकार को और बाकी 50% वैक्सीन राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराने की नीति अपनाई गई। 19 अप्रैल को ही केंद्र सरकार ने प्रेस रिलीज करके कहा कि वो अपने 50% कोटे में से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यकता, केसों की संख्या और वैक्सीनेशन की गति के आधार पर वैक्सीन प्रदान करती रहेगी। अब इन सारे कदमों में समस्या क्या है? सबसे पहली बात तो यही है कि अगर देश को इस स्वास्थ्य आपदा से बाहर निकलना है तो न केवल यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, सभी लोगों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अपनाना होगा, बल्कि उस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में समानता, इक्विटी का भी ख्याल रखना होगा। 7 अप्रैल को एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि सरकार को, केंद्र सरकार को 150 रुपए पर डोज के हिसाब से वैक्सीन देने पर भी वो प्रॉफिट में है। इसके बावजूद भी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने कीमत तय करने में मिली छूट के बाद राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए बढ़ी हुई कीमत घोषित कर दी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए रखी। वहीं भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपए रखी। जब इन कीमतों की चौतरफा चारों तरफ बेहद ज्यादा आलोचना होने लगी तो दोनों कंपनियों ने राज्य सरकारों के लिए अपनी कीमत को घटाकर कोविशील्ड के लिए 300 रुपए और कोवैक्सीन के लिए 400 रुपए कर दिया, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए कीमतों को कम नहीं किया गया, जो इस बात को दिखाता है कि दोनों कंपनियां कितने बड़े मार्जिन से प्रॉफिट कमाने में लगी हुई हैं। सबसे जरूरी बात तो यही है कि अगर देश अपनी संपूर्ण वयस्क जनसंख्या यानी 18+ एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना चाहता है, जिनकी जनसंख्या लगभग 94 करोड़ है, तो देश का इस पर खर्च लगभग 50,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रुपए आएगा। सरकार ने इस बार के फरवरी बजट में इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। यानी अगर सरकार इस बजट में 15,000 करोड़ से 45,000 करोड़ रुपए और ऐड करती है तो पूरे देश की जनसंख्या को, वयस्क जनसंख्या को फ्रीली वैक्सीनेट किया जा सकता है। ये कीमत सुनने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन उतनी बड़ी है नहीं जब आप इस बात पर गौर करें कि वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था के धड़ाम गिरने से देश को 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उसे देखते हुए ये कीमत बहुत छोटी है। इसलिए कंपनियों को वैक्सीन की कीमत तय करने की छूट प्रदान करना एकदम समझ से बाहर है। यहाँ तक कि एस्ट्राजेनेका कंपनी, जिसका भारत में सोल कॉन्ट्रैक्टर सीरम इंस्टीट्यूट है और भारतीय प्रारूप वैक्सीन का कोविशील्ड है, उसने यूरोप, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में अपनी वैक्सीन को नो प्रॉफिट बेसिस पर बेचने की घोषणा कर रखी है। अगर कीमत तय करनी ही थी तो सरकार द्वारा कीमत तय क्यों नहीं की गई? प्राइवेट कंपनियों को कीमत तय करने की छूट क्यों दी गई? वो भी एक ऐसे समय में जब दूसरी लहर अपने चरम पर थी और सरकार के मुख्य सलाहकार तीसरी लहर की वैधानिक चेतावनी दे रहे थे। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का केस बड़ा दिलचस्प है। एक साधारण सा तर्क तो यही है कि क्योंकि कंपनी ने वैक्सीन को इजाद किया है, इसलिए कंपनी ही उसकी कीमत को तय करेंगे।
लेकिन भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को जिस सार्स कोरोना वायरस 2 स्ट्रेन से विकसित किया है, वो स्ट्रेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में आइसोलेट किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ICMR का एक हिस्सा है, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य मंत्रालय है। यानी ये पब्लिक के पैसे से चलने वाला एक संस्थान है और ICMR ने ही भारत बायोटेक को कोरोना वायरस का स्ट्रेन प्रदान किया था। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास कोवैक्सीन से संबंधित पर्याप्त बौद्धिक अधिकार मौजूद हैं। किसी चीज को बौद्धिक रूप से पैदा करने से जो अधिकार पैदा होते हैं, उन्हें बौद्धिक अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जब सरकार के पास पर्याप्त बौद्धिक अधिकार मौजूद हैं, तब सरकार ने कंपनी को इसकी कीमत तय करने का अधिकार कैसे दे दिया? सरकार अगर ये कहती है कि उसके पास पर्याप्त बौद्धिक अधिकार नहीं है, तो सरकार ने 3 पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, हैफकाइन इंस्टीट्यूट, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड को कोवैक्सीन उत्पादित करने के अधिकार कैसे प्रदान कर दिए? इसका भी मतलब है कि सरकार के पास वैक्सीन से संबंधित सब्सटेंशियल बौद्धिक अधिकार मौजूद हैं, जिसका प्रयोग उसने न तो कीमतों को कम करने के लिए किया और न ही वैक्सीन के प्रोडक्शन को डिस्पर्स करने के लिए, फैलाने के लिए किया, और एक ऐसे समय में जब इसकी सख्त जरूरत थी। और ये सब एक ऐसी सरकार द्वारा किया जा रहा है जो कदम कदम पर अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश करती है। अगर भारत दिसंबर 2021 तक अपनी संपूर्ण वयस्क जनसंख्या 18+ एज ग्रुप, जो 94 करोड़ के आसपास है, उसको वैक्सीनेट करना चाहता है, तो भारत को प्रतिदिन मिड मई के डाटा के हिसाब से 73 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। 6 जून को भारत ने कुल मिलाकर के 33,53,000 लोगों को वैक्सीनेट किया। यानी इस वैक्सीनेशन में अभी लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी अपेक्षित है। इसके लिए भारत को न केवल अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, बल्कि स्पुतनिक 5, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन का आयात भी करना पड़ेगा। अभी तक भारत ने केवल स्पुतनिक 5 के आयात को ही फाइनलाइज किया है। एक और गलती भारत सरकार से इस क्रम में हो गई। उसने अंडर ट्रायल वैक्सीन के लिए कंपनियों से एडवांस समझौते नहीं किए भविष्य में वैक्सीन को रिजर्व करने के लिए, जैसा कि यूरोप, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने अपने अपने स्तरों पर किया। अब हाल ही में 2 दिन पहले हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई के साथ उसकी अंडर ट्रायल वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के लिए 30 करोड़ डोजेस का एडवांस पेमेंट भारत सरकार द्वारा किया गया है। यानी जो काम भारत सरकार को 8-10 महीने पहले करना था, वो अब कर रही है। अमेरिका और यूरोप के अलग अलग देशों ने इसी प्रकार के प्रारंभिक समझौते करके अपने देश के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन को रिजर्व कर लिया था। और यही कारण है कि वैक्सीन के विकसित होने पर वहां वैक्सीनेशन ड्राइव में किसी प्रकार का एक ठहराव सा नहीं आया, जो हमारे देश में देखने को मिल रहा है। एक और समस्या जो वैक्सीन की कीमत के अलग अलग स्तर खड़े करने से होगी, वो ये कि इससे राज्य अपने जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से वैक्सीन ले पाएंगे। जैसा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर वो अपने राज्य में फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाते हैं, तो उनके राज्य की अर्थव्यवस्था एकदम दिवालिया हो जाएगी। साथ ही फॉरेन कंपनीज ने राज्य सरकारों से वैक्सीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केंद्र सरकार के एश्योरेंस के बिना मना कर दिया। इसलिए राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा ही वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की मांग अब जोर पकड़ रही है। और देश के प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीनेशन के लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसकी झलक इसी बात से मिल जाती है कि देश के सबसे बड़े 9 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलने वाली 50% डोजेस को रिजर्व कर लिया है। और इन 9 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की देश के ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में कोई प्रेजेंस नहीं है। यानी जो एक लक्ष्य था इक्विटी का, एक समान लोगों को वैक्सीनेट करने का, वो कहीं है ही नहीं। उम्मीद है कि सरकार अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में कुछ ना कुछ सुधार जरूर करेगी, जो पिछले 2-4 दिन में देखने में भी आया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।